हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल फैक्टर इन फर्टिलिटी। यानी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेल्स के अंदर यानी पुरुषों के अंदर ऐसी कौन सी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से मेल के द्वारा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। हमने पहली वीडियोस में जाना था कि फीमेल्स में ऐसे कौन कौन सी वजह होती हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेल्स में ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। यूजली मेल्स में जो इनफर्टिलिटी होती है वो 25 to 30% हो सकती है और ये देखा गया है कि मेल्स और फीमेल्स कंबाइंड 40% इनफर्टिलिटी होती है। तो यानी हमें जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन सी वजह हैं जिससे मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है और दोनों को आना क्यों ज़रूरी है जिससे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम कंबाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जिससे अंडा बनता है, मेल्स में टेस्टिस होते हैं जिससे उनके शुक्राणु बनते हैं और ये शुक्राणु जो हैं जो फीमेल के अंडे से मिलते हैं। मेल्स में जो इनफर्टिलिटी है वो 3 वजह से हो सकती है। पहली वजह है प्री टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस से पहले कोई परेशानियां जिससे शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा है टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस में कुछ ऐसी परेशानी है जिससे शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं। और तीसरी है पोस्ट टेस्टिकुलर यानी शुक्राणु बन तो रहे हैं टेस्टिस में बट वो फीमेल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें हम पोस्ट टेस्टिकुलर कहते हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस करें प्री टेस्टिकुलर के बारे में, यानी कुछ ऐसी चीजें जो टेस्टिस तक नहीं पहुंच पा रही और जिसकी वजह से जो टेस्टिस है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है शुक्राणु बनाने का। तो प्री टेस्टिकुलर के कॉजेस ये होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से टेस्टिस में जाते हैं और वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शुक्राणु बनाने के लिए टेस्टिस में। अगर उस पाथवे में कोई परेशानी है, उस रास्ते में कोई परेशानी है कि ब्रेन में हार्मोन्स या तो सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं या फिर सिक्रीट हो रहे हैं तो इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है या फिर कुछ और परेशानी है जिससे वो हार्मोन ब्रेन से टेस्टिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी शुक्राणु टेस्टिस से नहीं बनते हैं। जैसे ओवरीज में भी ब्रेन का फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाने के लिए जो ओवरीज पे असर करते हैं और उससे अंडा बनता है। वैसे ही मेल्स में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं और वो टेस्टिस में जाते हैं और जो रिक्वायर्ड होते हैं टेस्टिस से स्पर्म्स निकालने के लिए, उनके शुक्राणु निकालने के लिए। अगर उस जगह कोई परेशानी है, किसी भी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है यानी चोट लग गई है ब्रेन में, या फिर कोई ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है ब्रेन का, या कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई और बीमारी है या जेनेटिक कोई कॉज है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से निकल के टेस्टिस तक नहीं पहुंच पा रहे या ब्रेन वो हार्मोन्स नहीं बना पा रहा है, उस कंडीशन में जो है टेस्टिस अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। उसमें टेस्टिस तो नॉर्मल है लेकिन ऊपर के जो चीज़ें हैं वो ही गड़बड़ हैं जिससे टेस्टिस को वो सिग्नल नहीं मिल पाता कि वो अपने शुक्राणु बना पाए। उसे हम प्री टेस्टिकुलर कॉजेस कहते हैं, यानी टेस्टिस से पहले के कॉजेस, उसे हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर। यूजुअली ये कॉजेस बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी बहुत ही कम ऐसे कॉजेस होते हैं। ज़्यादातर कॉजेस जो होते हैं वो टेस्टिस में या पोस्ट टेस्टिकुलर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं। बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि कुछ प्री टेस्टिकुलर कॉजेस भी होते हैं जो ब्रेन में 2 ऑर्गन्स जिसे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कहते हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता या कोई परेशानियां हो जाती हैं जिससे हार्मोन्स हमारे वहाँ से सिक्रीट होके टेस्टिस पे एक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ आती है टेस्टिकुलर कॉजेज जो कि मेजर कॉजेज होते हैं। टेस्टिकुलर कॉजेज में हम ये देखेंगे कि यूजुअली कुछ मेल्स में देखा गया है कि टेस्टिस ही नहीं होती है, मतलब बनावटी ही टेस्टिस नहीं है। जब वो पैदा हुए थे तो टेस्टिस ही नहीं थी। जैसे फीमेल्स में 2 ओवरीज होते हैं, मेल्स में भी 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। अगर वो टेस्टिस नहीं है या वो डिसेंट ही नहीं कर रहे हैं, यूजुअली जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम में डिसेंट हो जाती है, यूजुअली द अर्ली फेज ऑफ लाइफ। तो अगर वो डिसेंट नहीं हुई है, ऊपर ही रह गई है, या फिर वो है ही नहीं, या सर्जिकली कोई ऑपरेशन के थ्रू टेस्टिस निकाल ली गई है, उन सब कंडीशंस में यूजुअली देखा गया है कि
जैसे मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। यूजली या तो इन्फेक्शन हो गया टेस्टिस का, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, या कोई चोट लगी है जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, या टेस्टिस अपनी जगह से घूम गई है जिसे हम टॉर्जन कहते हैं, या फिर वेरिकोसील जो टेस्टिस के अराउंड जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म्स नहीं बन पाते। यूजुअली स्पर्म्स बनने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, लेकिन अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी स्पर्म्स बनने में परेशानी हो सकती है। तो वो भी एक कंडीशन होती है जिससे मेल की इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हमने बताया कौन कौन से कॉजेज़ की, एनॉर्किया जिसमें टेस्टिस है ही नहीं, या फिर जेनेटिक कॉजेज जिसमें टेस्टिस बने ही नहीं, या नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस जो है डिसेंट ही नहीं हुए अपने स्क्रोटल सैक में, या फिर ट्रॉमा है, कोई ट्यूमर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, कोई ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं जिससे टेस्टिस नहीं काम कर रही है, ऊपर सुपरफिशियली बाय डॉक्टर्स दिए गए हैं, या कोई और मेडिकेशंस, कि आपको कोई सिस्टमिक ऐसा कोई इन्फेक्शन है या कुछ सिस्टमिकली आपकी बॉडी में कोई बीमारी है जिसमें कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं जो टेस्टिस के फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, उस केस में भी टेस्टिस सही से काम नहीं करती है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से टेस्टिस निकाल दी गई है, या कभी आपको किसी भी वजह से रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी गई है कैंसर के ट्रीटमेंट में बॉडी के, उस कंडीशन में भी टेस्टिस अफेक्ट हो जाती है और उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है, या आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है यानी ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, या ऐसी कोई बीमारी है मेल्स में जिसकी वजह से टेस्टिस में हार्मोन्स नहीं नॉर्मली सिक्रीट होके स्पर्म्स बन पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी टेस्टिस इन्वॉल्व रहती है इन। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर कॉजेज, यानी टेस्टिस के अराउंड और टेस्टिस से पहले ऐसी कौन कौन सी परेशानियां थी जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बन पा रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज, यानी टेस्टिस तक सब सही है, यानी स्पर्म्स तो बन रहे हैं बट वो जो है सीमेन के थ्रू फीमेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वजह है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्पर्म्स हैं जब वो टेस्टिस में बनते हैं वो एपिडिडाइमिस में जाके मैच्योर होते हैं, और फिर वहाँ से वास डिफरेंस में जाते हुए फिर प्रोस्टेट और समाइनल वेजाइकल होते हैं, उसके सिक्रीशंस उसमें ऐड होते हैं, और फिर वो पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू जब हम इंटरकोर्स करते हैं तब वो फीमेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू सीमेन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पर्म्स तो बन गए हैं बट उनके मैच्योरेशन और उसमें कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जो प्रोस्टेट और समाइनल फ्लूइड जो मेल्स में ऑर्गन्स होते हैं उसमें आते हैं, और वो रिक्वायर्ड होते हैं फीमेल फैक्टर से लड़के ऊपर तक पहुंचने में, अंडे तक। तो अगर उस पाथवे में भी परेशानी है तो भी इनफर्टिलिटी मेल्स में हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्पर्म्स जो बने हमारे टेस्टिस में, अगर एपिडिडाइमिस लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, यानी एक ऑर्गन होता है जो टेस्टिस के अराउंड होता है, आप ये समझ सकते हैं टेस्टिस के आसपास होता है, और वो रिक्वायर्ड होता है टेस्टिस से स्पर्म्स के मैच्योरेशन में। अगर वो जो है स्पर्म्स मैच्योर नहीं हो पा रहे, मतलब वो उसमें मोटिलिटी नहीं आ पा रही है किसी वजह से, और स्पर्म्स जो हैं हमारे बहुत वीक हो गए हैं, वो इतने मैच्योर नहीं हो पा रहे कि वो सर्विक्स से स्विम करके, यूट्रस में स्विम करके, फिर फेलोपियन ट्यूब तक स्विम करके वो अंडे तक पहुंच पाए, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो अगर कोई भी ऐसी कॉज है जिसमें वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस या पेनाइल यूरेथ्रा, ये सब जो पाथवे हैं जिससे स्पर्म्स जाने वाले हैं फीमेल बॉडी के अंदर, अगर इसमें कोई भी परेशानी है, कोई भी इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या जेनेटिकली वो एब्सेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसमें बनावटी रूप से एपिडिडाइमिस नहीं होता, वास डिफरेंस नहीं होता, या प्रोस्टेट या समाइनल अपने सिक्रीशंस नहीं दे पाते, या फिर पेनाइल यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर होता है यानी बंद होती है वो, या फिर और कोई इन्फेक्शन या ट्रॉमा ट्यूमर की वजह से वो श्रिंक हो गई, या कोई सर्जरी की वजह से श्रिंक हो गई, उन सब केस में सीमेन जो है वो मेल से फीमेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, और ऐसे केस में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जो है कॉज क्या है, या तो ये प्री टेस्टिकुलर है
टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर है। दूसरी चीज़ हो गई, एक तो ये हो गई कि जो है आपका जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, या तो वो जेनेटिकली प्रॉब्लम थी या जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं थी तो एक्वायर्ड था बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कोई ट्यूमर था या कोई सर्जरी हुई थी या कोई ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं या कोई इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से वो ट्यूब्स जो हैं आपकी ख़राब हो गई हैं, मेल्स में ख़राब हो गई हैं, जिससे वो सीमेन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। तीसरी और चौथी चीज़ जो हम समझेंगे वो ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं तो बन रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी उसका लिक्विफेक्शन टाइम होता है, कुछ मोटिलिटी होती है, नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स किसे कहते हैं और नॉर्मल कितने होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो यानी स्पर्म्स की मोटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेनेटिक मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। उसका पीएच कितना है, उसका जो है मोटिलिटी कितनी है, नॉन मोटाइल कितने हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म्स कितने हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम देखते हैं। इसलिए हमेशा सीमेन एनालिसिस कराई जाती है मेल्स में, ये देखने के लिए कि उनके सीमेन के पैरामीटर्स ठीक है यानी, और हम ऐसे कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं जिससे उनकी मेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी को रोका जा सके। लास्ट चीज़ जो होती है कि सब कुछ सही है, मतलब टेस्टिस लेवल पे भी सब सही है, प्री टेस्टिकुलर भी सब सही है, पोस्ट टेस्टिकुलर भी सब सही है, यानी हार्मोन सही सिक्रीट हो रहे हैं ब्रेन से टेस्टिस में भी स्पर्म सही बन रहे हैं, मोटिलिटी और मैच्योरिटी भी सही हो रही है, सीमन पैरामीटर्स भी सही है, लेकिन कुछ और वजह हो सकती हैं, जैसे इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर उनका जो है उनको जो है वैसे इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, यानी अर्ली इजैकुलेशन या लेट इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, यानी कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसलिए दोनों मेल और फीमेल फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको दोनों को साथ में बैठ के किया जा सके, और कुछ जो अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल इनफर्टिलिटी कॉजेज़ हैं उनको हम लोग करेक्ट करके एक कंसीव करने की अप्रोच बना सकें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड कीप मोटिवेटिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।